अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है अर्जुन ने, दिल्ली, इंडिया से। अर्जुन कहते हैं, हमारी दादी अब तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, लेकिन वो जब तक जिंदा रहीं हम हमेशा उनसे कहानियां सुनते थे। मेरी दादी का तारुफ ये है कि वो एक ऐसी बस्ती से ताल्लुक़ रखती थी जहां ना सिर्फ वो अपनी बस्ती वालों को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, बल्कि उस बस्ती की कई वाक़यात उनको याद थे। बहुत सारी बातें वो भूलना शुरू हो गई थी, लेकिन अपनी बस्ती के लोगों से वो ताल्लुक़ और वहां के वो जितने भी वाक़यात थे वो उनको अज़बर याद थे। शहर में आके वो आबाद तो हो गई, लेकिन कई साल लगे उनको शहर में एडजस्ट होने के लिए। शहर की ज़िंदगी को वो कबूल करने को तैयार नहीं थी। उस गांव की हरियाली, खुली फ़ज़ा, एक ऐसा माहौल जिसको वो हमेशा याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जहां उन्होंने हमें कई कहानियां सुनाई, वहां की एक सच्ची और खौफनाक कहानी जो उन्होंने हमें सुनाई, उन्होंने वो आज हमारे साथ शेयर की है। वो कहती हैं, जंगल के किनारे आबाद एक गांव, जहां गांव के लोग एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। दरख्तों की एक लाइन शुरू होती और उस तरफ जंगल ही जंगल होता, जो कितना दूर और कितना घना था कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि इस बस्ती के लोग अगर कभी कभी उस जंगल के अंदर चले भी जाते तो एक हद तक जाते और उसके बाद वापस आ जाते। कभी भी वो जंगल के घने हिस्से की तरफ नहीं गए थे। बस्ती के लोग एक दूसरे को ना सिर्फ एक दूसरे के नामों से, चेहरों से पुकारते थे, बल्कि एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा एक दूसरे के काम आते थे। उसी बस्ती के अंदर एक घर था जहां पे एक लड़का, जिसका नाम था मोहन, और उससे 1 साल छोटी उसकी बहन शानू रहती थी। मोहन उस बस्ती का नौजवान और एक ऐसा हसीनो जमील नौजवान था कि लड़कियां जितनी भी उस बस्ती में देखती थीं तो वो ख्वाहिश करती कि मोहन उनकी तरफ आंख उठाकर देख ले, लेकिन मोहन किसी की तरफ भी ना देखता। खुदा ने क्या उसको कद काट दिया था, क्या शक्ल सूरत दी थी, और उसकी बहन शानो भी उसी की तरह इंतहाई हसीनो जमील थी। और दोनों बहन भाई मोहन और शानो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो भी बाकी बस्ती वालों की तरह सबका ख्याल करते, एहतराम करते और दुख सुख में हाथ बटाते। उन बस्ती वालों को और तो कोई डर खौफ नहीं था सिवाय उन जानवरों के, जो कभी कभी रात को दहाड़ते तो वो डर जाते कि कहीं वो खूंखार जानवर उनकी बस्ती पे हमला न कर दें। सिर्फ एक चीज जिससे वो महफूज नहीं रह सकते थे वो थे उस जंगल से आने वाले सांप, जो कुछ तो जहरीले होते और कुछ जहरीले तो ना होते, लेकिन उनका खौफ बस्ती वालों पे सवार हो जाता। जब वो रातों को अपने घरों के दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर लेते थे तब वो इत्मीनान से सोते तो थे, लेकिन सांप का डर फिर भी लगा रहता था, क्योंकि बस्ती के कई लोगों की सांप के डसने की वजह से मौत वाक़ई हो गई थी। जब इस तरह की बस्तियां आबाद होती थी तो वहां पे प्रॉपर कोई हकीम तो नहीं होता था, लेकिन इस तरह के बुजुर्ग जरूर होते थे जो जंगल से जाके जड़ी बूटियां तोड़ कर लाते थे, जिन जड़ी बूटियों से वो उन बस्ती वालों का इलाज करते। किसी को बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, या किसी जहरीले सांप ने डस लिया तो एक लेप बना के उस सांप जिस जगह पे डस कर जाता उस जगह पे वो लेप लगा दिया जाता। कुछ लोगों को तो आराम आ जाता, लेकिन अगर सांप इंतहाई जहरीला होता तो वो इंसान ना बच सकता। वहीं उसी बस्ती के अंदर एक नया घर आबाद हुआ।
बस्ती वालों ने देखा बस्ती से ही कुछ फासले पे, जंगल के उस किनारे पे जहां पे वो बस्ती आबाद थी, थोड़े ही फासले पे दरख्तों के एक नीचे एक और झोंपड़ी का इजाफा हुआ। गांव के लोग जानते थे कि जमीन किसी की भी नहीं है, कोई भी यहां पे आके आबाद हो सकता है। और ऐसा ही होता उन दिनों में। बहुत इधर उधर से आए हुए लोग जब देखते इंसानों ने पड़ाव डाला हुआ है, इंसानों का बसेरा है, एक बस्ती बना के वो रह रहे हैं, तो नए लोग भी आते और वहीं पे रहना शुरू कर देते। तो वहीं पे एक झोंपड़ी का जब इजाफा हुआ तो कुछ बस्ती के कुछ नौजवान चलते हुए उस झोंपड़ी के पास गए तो ये देख के हैरान रह जाए, वो झोंपड़ी एक इंतहाई हसीनो जमील नौजवान ने बनाई थी। और जब वो उस नौजवान से जाके मिले तो उसको देख के हैरान रह गए, वो बहुत ही हसीनो जमील था। और जब ये बात मोहन के कानों में पहुंची कि एक और बस्ती में एक नौजवान आया है, उसके मां बाप नहीं है, वो अकेला रहता है, लेकिन बहुत ही हसीन है। मोहन की भी बहुत कम लड़कों से दोस्ती थी, ना ही वो लड़कियों की तरफ देखता था, ना ही लड़कों से दोस्ती रखता। वो अपने काम से काम रखने वाला, वो भी अनोखा ही था। जितना खुदा ने हुस्न जमाल दिया था उसकी बहन को, उसको उतना ही वो लोगों से कम मिलने मिलाने वाला था। लेकिन पता नहीं क्यों उस नई झोपड़ी का सुन के वो भी चल पड़ा उस नौजवान से मिलने। और जब वहां पे पहुंचा तो वो वाकई लोगों ने सच कहा था, वो देखने में इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि इंसान उस नौजवान को देख के अपनी पलकें झपकाना भूल जाता था। मोहन जब उसके सामने गया तो उस नौजवान ने मुस्कुरा के मोहन की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, मेरा नाम जंजान है, तुम्हारा नाम क्या है? मोहन, जो कम लोगों से दोस्तियां करता था, इस तरह उस नौजवान के बेतकल्लुफ होने पे हाथ आगे बढ़ाने थे, उसका हाथ भी खुद ब खुद आगे बढ़ गया और उसने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मेरा नाम मोहन है, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। और वो नौजवान जिसने अपना नाम जंजान बताया था मुस्कुराया और बोला, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। हाँ, सब नौजवान मुझसे आके मिले हैं और मिलने आते भी रहे हैं, लेकिन आज तुम्हें आता देख के खुशी हुई और मुझे इतना अंदाजा हो गया है कि तुम गांव के लड़कों से ज्यादा दोस्ती नहीं रखते, वरना वो सारे एक दूसरे को जानते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन लगता है तुम उनसे दूर रहते हो। मोहन बोला, हाँ ये बात सही है, मैं उन सब से अलग थलग रहता हूं, मुझे ज्यादा मिलना मिलाना पसंद नहीं है। तो जंजान एकदम मुस्कुरा के बोला, क्या मुझसे भी नहीं मिलोगे? तो बोला, नहीं, तुम में कुछ ऐसा जरूर है, तुमसे मिलने को दिल करता है। आज पहली मुलाकात है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफी अरसे से तुम्हें जानता हूं। आओ बैठो मेरे पास। जंजान ने उसे बिठा लिया और यूं बातों का सिलसिला ऐसा चल निकला कि मोहन और जंजान बेहतरीन दोस्त बन गए। अब मोहन जंजान को ढूंढता हुआ उसकी झोंपड़ी तक पहुंच जाता और वो दोनों कई घंटों तक घूमते फिरते बातें करते। जंजान ज्यादा बातें नहीं करता था। मोहन उससे कहता कि तुम भी कोई बात करो ना, तो आगे से कहता, हाँ क्या बात करूं, और वैसी गोलमेल सी ऐसी बेतुकी सी बात करता कि मोहन हंस पड़ता और कहता, लगता है तुम्हें तो कोई बात करनी ही नहीं आती, चलो मैं तुम्हें सुनाता हूं। और कोई उसको बात सुनाता। उसने जंजान से पूछा था कि तुम्हारे मां बाप कहां हैं, तुम अकेले क्यों रहते हो? तो उस पर एक ठंडी सांस भरता और खामोश हो जाता। उसने कई दफा उसको कुरीदने की कोशिश की कि वो बताए वो अकेला क्यों है, उसके मां बाप कहां हैं, तो वो एक ऐसा जवाब देता जो अधूरा होता और उसकी बातों से लगता जैसे वो उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता और कहता, बस जिंदगी यहां ले आई है, नहीं जानता आगे क्या होगा, जो गुजर चुका है उसको याद नहीं करना चाहता, बस जिंदगी है गुजर जाएगी। उन दोनों के बीच में इतनी दोस्ती हो गई कि मोहन ने उसे कहा, आओ ना, मैं
तुम्हें अपने घर लेके चलता हूं, वहां चल के कुछ खाते पीते हैं। उस बस्ती में सबसे बेहतरीन मेहमान को पेश करने के लिए जो चीज थी वो वहां का दूध था। वो लोग मवेशी पालते थे और उनके दूध पे गुजारा करते थे। जंजान जब मोहन के घर पहुंचा तो शानो उसके लिए दूध लेकर आई। वो जैसे अपने भाई से प्यार करती थी, उसकी एहतराम और इज्जत करती थी, उसी तरह उसने जंजान का भी एहतराम किया, उसको इज्जत दी और उसके लिए दूध लेके आई। फिर भाई ने कहा मेरे दोस्त के लिए कुछ खाने को भी लेके आओ, और शानो उसके लिए खाने को भी लेके आई। उस बस्ती की लड़कियां जहां पहले मोहन को इस अंदाज में देखती थी कि मोहन बहुत खूबसूरत लड़का है, लेकिन जंजान के आने के बाद तो उनका नजरिया ही बदल गया था। उनकी निगाहों में हुस्न, खूबसूरती तो ये थी जो जंजान के पास थी। जिस नौजवान मोहन को वो हसीनो जमील समझती थी, जंजान के सामने तो वो लगता था जैसे वो बिल्कुल ही खूबसूरत नहीं है। जंजान इतना खूबसूरत था, उसकी आंखें ऐसी थी कि मोहन कहता कि यार मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं, पता नहीं क्यों कुछ देर देखता हूं, उसके बाद पलकें झुका लेता हूं, तुम्हारी आंखों में देखना मेरे बस की बात नहीं है। तो वो मुस्कुरा के कहता अच्छा, क्या मेरी आंखें इतनी खूबसूरत हैं? तो कहता हाँ जंजान, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तुम्हारी आंखों में ज्यादा देर तक झांका नहीं जा सकता। और उसको कहता तुम जानते हो, गांव की लड़कियां तुम्हें घूर घूर कर देखती हैं और ठंडी साहें भरती हैं। जब भी हम दोनों कहीं से गुजर रहे होते हैं तो मैं पहले भी नहीं देखता था, लेकिन आजकल देखता हूं लड़कियां पास से गुजरते हुए ठंडी आहें भरती हैं जंजान तुम्हें देख के। वो मुस्कुरा पड़ता और कहता तो देखती रहें, मुझे इससे कोई लगाव नहीं है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे किसी लड़की को नहीं देखना। मोहन ने यह बात नोट भी की थी, जिस तरह मोहन लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था, इसी तरह जंजान को भी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब भी कई गांव की लड़कियां मोहन को देखती और कई जंजान को, और इस बात पे अक्सर उनके कानों में यह जुमला भी सुनाई देता कि दोनों की जोड़ी कितना खूबसूरत है, काश इनमें से कोई एक मेरा हो जाता। और लड़कियां खिलखिलाते हुए वहां से गुजर जाती। काफी अरसा इसी तरह दोस्ती को गुजर गया तो एक दिन मोहन एक बात महसूस कर रहा था। उसने कहा मैं हैरान हूं, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन गांव वालों ने मुझे बताया है। उस दिन मैं गया हुआ था और गांव के अंदर दो सांप इकट्ठे आ गए। वो काले स्याह सांप थे और वो बहुत जहरीले सांप थे। उसको पहली दफा गांव के एक बंदे ने देखा था, वो चीखता हुआ भागा और वो दोनों सांप उसके पीछे लग गए। वो भागते भागते बस्ती तक आ गया तो बस्ती के लोग डंडे सोटे लेकर उन सांपों को मारने के लिए आए कि तभी गांव वालों ने देखा कि तुम आ गए और तुमने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ा और उनको मारने की बजाय डंडे से इस तरह उनको इशारा करते रहे और कुछ मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते रहे कि वो वापस चले गए। क्या ये बात सच है? तो उसने कहा हाँ ये बात सच है। ये भी जानदार हैं, इंसान नहीं है, जुबान नहीं है, लेकिन जान तो है ना इनके अंदर, जानदार तो है। इनको प्यार से समझाया जाए तो ये चले जाते हैं, जरूरी नहीं इनको मारा जाए। क्या तुम्हें सांपों से जंजान डर नहीं लगता? डर नहीं, मुझे डर नहीं लगता। और हां, मैं एक बात नोट कर रहा हूं, काफी अरसा हो गया है गांव में कोई सांप नहीं आए, वरना कभी ना कभी कोई सांपों का मसला हो जाता था, लेकिन अब काफी अरसा हो गया है सांप नहीं आए। ये पिछले दिनों ही सांप आए हैं जो तुमने भगा दिए, तो बहुत अच्छी बात है। जंजान बोला परेशान मत हो, दोबारा भी अगर सांप आए तो मैं उनको भगा दूंगा। गांव के और लोग तो इस बात को महसूस न कर सके, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि जंजान के आने के बाद वाकई सांप कम हो गए थे। और वो वाकया मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ था, लेकिन गांव वाले तारीफें करते थे कि जंजान ऐसा बहादुर लड़का है कि उसने अपनी बहादुरी से दोनों सांपों को वापस मुड़ने पे मजबूर कर दिया था। हम लोग घूमते फिरते गपशप करते कि एक दिन जंजान मुझसे बोला
मोहन, तुम इस बस्ती में कब से रह रहे हो? उसने कहा, मेरे तो माँ बाप यहीं रहते थे, मैं पैदा भी यहीं हुआ, तो मेरी तो पैदाइश इसी बस्ती की है, मैं तो हमेशा से यहीं रहता हूं। लेकिन एक बात है जंजान, मैं तुमसे कभी भी कोई सवाल पूछता हूं, तुम उसका जवाब नहीं देते, गोल मोल से जवाब देते हो, लेकिन जो बात मैं दिल में सोचता हूं वो तुम भांप लेते हो। इसका क्या राज है? तो जंजान एकदम से मुस्कुरा पड़ा और बोला, नहीं, ये तुम्हारा वहम है, मैं तुम्हारे कैसी दिल की बात को पढ़ सकता हूं, मैं तो वैसे ही बस कभी कभी कोई बात कर देता हूं। लेकिन आज मोहन, तुमसे दिल कर रहा है किसी बात को सुनने को। क्या तुम इस बस्ती के अलावा भी कभी कहीं गए हो? तुमने कोई और दुनिया भी देखी है? सुना है एक और दुनिया भी है जो इस गांव से बहुत बढ़ के है, उनके पास सहूलियात ज्यादा हैं। उनको गांव में रहते हुए एक लफ्ज शहर या मॉडर्न जिंदगी कहना नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसको अपने दोनों लफ्जों में डिस्कस कर रहे थे कि एक और दुनिया भी है जो बहुत हमसे आगे है, उनके पास चीजें हमसे बहुत आगे हैं। तो मोहन फख्र से बोला, हां, मैंने देखा है, लेकिन वो बहुत भयानक था जब मैंने एक दफा देखा, लेकिन उसको मैं कभी भुला नहीं सका। क्या? तुमने क्या देखा? मैं एक ऐसी जगह पे गया था, शहर बोलते हैं उसको, शहर की तरह थी, लेकिन वो इतनी दूर है कि वहां पैदल जाना और वापस आना बहुत मुश्किल है। क्या मुझे सुनाओगे, तुमने क्या देखा, वहां पे क्या था? तो मोहन कुछ देर खामोश रहा, जैसे सोच रहा हो कहां से कहानी को शुरू करूं, अपने दोस्त को वो सच्चा वाकया सुनाऊं। कुछ देर सोचते रहने के बाद वो बोला, मैं सोचता था कि एक दफा जिंदगी में शहर जरूर देखूं। तो जो गांव के लड़के हैं, इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि शहर की तरफ चलते हैं, सुबह ही सुबह निकल चलेंगे और रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। मेरी इनके साथ, सबके साथ दुआ सलाम तो है, लेकिन इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। जब ये जाने लगे तो मुझे पता लगा इनका इरादा क्या है। मेरे दिल के अंदर भी ख्वाहिश थी कि मैं शहर को देख सकूं। मैंने उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। और मैंने जब उसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा, तुम हमारे राजदार नहीं हो, हमारी बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपस में हमारे राज हैं। अगर हम तुम्हें लेके गए और तुम्हें कोई हमारा राज पता लग गया तो तुम आके हमारे घर वालों को बता दोगे, इसलिए हम तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकते। लेकिन मुझे पता था इन लोगों ने जाना है, मैं इनके पीछे छुप के चल पड़ा। अब ये 5 लोग शहर की तरफ सुबह ही सुबह अंधेरे में निकले तो मैं भी इनके पीछे रवाना हो गया, लेकिन इस अंदाज में चल रहा था कि इनको पता ना लगे कि मैं इसके पीछे हूं। लेकिन जहनी तौर पे तैयार था कि अगर कहीं मुझे मदद की जरूरत पड़ गई, कोई जानवर या कोई हादसा पेश आ गया तो चीखना शुरू कर दूंगा, ये मुझे बचाने तो आ ही जाएंगे। और अगर आधे रास्ते में भी इनको पता लग गया कि मैं भी इनके पीछे पीछे हूं तो क्या होगा, मजबूरन ये मुझे अपने साथ रख लेंगे। और ऐसा ही हुआ, हम एक शहर तक पहुंच गए। वो एक शहर तो नहीं था, पता लगा शहर तो बहुत दूर है, लेकिन वो एक ऐसी आबादी थी जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। उनके घर बहुत खूबसूरत थे, बहुत बड़े बड़े घर थे, उनके पास गाड़ियां थीं। और वो जो कुछ उसने गांव का एक नौजवान जिसने एक शहर का मंजर देखा था, वो जो अजीब व गरीब उसकी नज़रों में था, वो जंजान को बताता रहा। लेकिन हम ज़्यादा देर वहाँ पे रुक नहीं सके, क्योंकि जितना हम फासला तय करके पहुँचे थे, जो शहर के लिए रवाना हुए थे, शहर तो अभी बहुत दूर था, एक छोटा सा शहर था, लेकिन वहाँ पे पहुँचते भी इतना टाइम हो गया था कि अब हम ज़्यादा देर वहाँ रुकते तो रात को घर नहीं पहुँच सकते थे। और सब ने इरादा किया जल्दी से वापस चलो। वो लोग रवाना हो गए और मैं भी उनके पीछे पीछे रवाना हो गया। लेकिन एक जगह पे पहुँच के वो इतनी तेज़ी से आगे गए कि मैं बहुत पीछे रह गया। और चलते चलते एक ऐसी सड़क पे मैं पहुंचा जो शायद कोई गांव था या क्या था। वहां पे बहुत सारे लोग एक जनाजा लेकर जा रहे थे। एक चारपाई थी, उस चारपाई के ऊपर कोई उनका प्यारा था जो मर चुका था, उसको उठाए हुए वो सारे एक खास सिमत को जा रहे थे। मैं रुक सा गया। जब वो बिल्कुल मेरे करीब आ गए, मैं भी रुक गया, तो मुझे एक बुजुर्ग ने इशारा किया साथ आने का।
पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं भी उनके साथ चल पड़ा। वो कुछ पढ़ते हुए जा रहे थे। वो बुजुर्ग जिन्होंने मुझे इशारा किया था कहां से चलते चलते मेरे पास आ गए और मुझसे बोले, बेटा कहां जा रहे हो? मैंने कहा, मैं अपने गांव वापस जाना चाह रहा हूं। आपने मुझे इशारा किया तो मैं साथ चल पड़ा। मेरा गांव बहुत दूर है, मुझे वापस जाना है। वो बोले, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, परेशान मत हो। मैंने तुम्हें इसीलिए ही इशारा किया था कि तुम्हारी आंखों में पढ़ लिया था कि तुम दूर कहीं जाना चाहते हो, अकेले हो, परेशान हो, रास्ता भटकने का तुम्हें डर है। परेशान मत हो, आओ मेरे साथ। अब मैं इस उम्मीद पे कि बुजुर्ग की शख्सियत ऐसी थी, हाथ में एक लकड़ी पकड़ी हुई थी, सीधे चल रहे थे लेकिन उस लकड़ी का सहारा तो नहीं ले रहे थे, लेकिन इस अंदाज में लकड़ी को जमीन पे मारते थे जैसे उनका हथियार हो। हम एक कब्रिस्तान में पहुंच गए। कब्रिस्तान में उन्होंने उस मुर्दे को जो लेकर आए थे उसके लिए जो कब्र खोदी, मैं देख के हैरान रह गया। वो तकरीबन 10 फुट लंबी कब्र थी। उन्होंने उस मुर्दे को जब उसके अंदर दफना दिया और उसके बाद जब वापसी के लिए मुड़े तो उस बुजुर्ग ने कहा, मेरे साथ आओ। मैं उनके साथ चल पड़ा और वो उसी रास्ते की तरफ रवाना हो गए जो मेरे गांव की तरफ जाता था। मैं हैरान हुआ कि आप कैसे जानते हैं कि इस तरफ जाना है? वो मुझसे बोले, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मेरे पास एक ऐसा इल्म है जिससे मैं बहुत कुछ जानता हूं। तुम इसी रास्ते की तरफ जा रहे हो ना? मैंने कहा, जी हां। क्या नाम है तुम्हारे गांव का? मैंने गांव का नाम बताया कि जंगल के किनारे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। मैंने उनसे पूछा, ये किसकी कब्र थी? इतनी लंबी मैंने जिंदगी में पहली दफा कब्र देखी है और इससे पहले मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी कब्र नहीं देखी। ये क्या माजरा था और इतना ज्यादा लोग थे? वो बोले, हां, ये बहुत अजीबो गरीब मामला था। इस लड़की का नाम था नुसरा। ये नुसरा थी। तो क्या हुआ इस लड़की को? मैं बेचैनी से बोला और वो चलते चलते बोले, नुसरा अपने गांव की एक ऐसे घर की बेटी थी जहां पे उसके बड़े 2 भाई और ये उनसे छोटी थी। दोनों भाइयों की बहुत चहीती थी। मां बाप के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। इस गांव के सबसे ज्यादा खाते पीते यही लोग थे। नुसरा को खुदा ने बहुत हुस्न अता किया था। इस गांव की सबसे हसीन लड़की थी। काफी बड़ा गांव था। नुसरा बहुत ही ज्यादा फर्माबरदार ही, बहुत ही ज्यादा खिदमत गुजार थी, बहुत ही ज्यादा अदब व आदाब करने वाली थी और अपनी सहेलियों की जान थी। लेकिन इसकी कुछ रिश्तेदार, खासकर उसकी कजन, उससे बहुत जलती थी, उससे बहुत जेलस होती थी और वो हर वक्त मौके की तलाश में रहती कि इसको नुकसान पहुंचा सके। वहीं पे एक लड़का जो उस गांव का समझ लो सबसे खूबसूरत लड़का था, वो नुसरा पे फिदा हो गया और उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो नुसरा से शादी करना चाहता है। नुसरा की वही कजन जो नुसरा से बेइंतहा जेलस होती थी, नफरत करती थी, खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो नौजवान जो नुसरा पे फिदा हुआ था, जो सबसे ज्यादा हसीन था, उस नौजवान को नुसरा की कजन भी पसंद करती थी और वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार ही करने वाली थी कि उससे पहले उस नौजवान ने इजहार कर दिया कि वो नुसरा को प्यार करता है। तो उसकी जेलसी इंतहा को पहुंच गई, जहां वो पहले ही नुसरा से नफरत करती, हसद करती, और जब उसको पता लगा कि जिससे वो प्यार करती है, अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली थी, कि उसने फौरन ही कह दिया वो तो नुसरा से शादी करना चाहता है, तो उसके दिमाग में फौरन एक ख्याल आया, एक ही हल है, अगर नुसरा को रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर उसके पास कोई और हल नहीं होगा सिवाय मुझसे शादी करने के। वो जानती थी वो अपनी जिद का पक्का है। अगर अभी उसको मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तो मुझसे शादी करो, वो कभी मुझसे शादी नहीं करेगा, वो तो नुसरा से करता है। और तभी उनके घर में एक दिन फंक्शन था। वो एक मशरूब लेके आई।
उसने सबको गिलास में डाल डाल के मशरूब दिया और एक गिलास नुसरा को भी दे दिया। सारे गपशप करते रहे, वो मशरूब भी पी लिया गया और यूं वो जब फंक्शन खत्म हुआ सब अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन जैसे ही रात हुई नुसरा के पेट में मरोड़ उठने लगे, उसके पेट में शदीद दर्द होने लगा और एकदम से उसको चक्कर आया, वो गिर सी गई। मां, बाप और भाई दौड़ते हुए आए, उसको संभाला तो वो बेहोश सी पड़ी थी। उठा के चारपाई पे डाला, थोड़ी देर के बाद होश तो आ गया, लेकिन वो बार बार कहे जा रही थी मेरे पेट में बहुत दर्द है। रात हो चुकी थी, इस वक्त हकीम को बुलाना मुश्किल था। सुबह उठ के हकीम को बुलाया गया, हकीम ने दवाई दे दी गई, उसकी तबीयत भी बेहतर हो गई। लेकिन उसको शदीद गर्मी लगे जा रही थी। वो मां से कह रही थी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। मां ने कहा अगर बहुत गर्मी लग रही है तो जाओ जाकर नहा लो, और वो नहाने के लिए चली गई। जब वो नहा रही थी तो मां ने एक चीख की आवाज सुनी, एक जोरदार चीख जो नुसरा की थी, और उस चीख के बाद मुसलसल नुसरा चीखें मारने लगी और मां भागते हुए नुसरा के पास पहुंची तो मां क्या देखती है, बेटी नहाते हुए बेहोश हो चुकी है, उसके वजूद पे कपड़े नहीं हैं, उसके तमाम बाल उसके सर से गिर चुके हैं, वो गंजी हो चुकी है। मां ने मुश्किल से बेटी को उठाया, उसको कपड़े पहनाए और जैसे कैसे उसको बिस्तर तक लेके आई। भाइयों, बेटों को, शौहर को, सबको आवाज़ दी, सब जमा हो गए और वो बेहोश हो चुकी थी। मुश्किलों से उसको होश में लाया गया और जैसे ही वो होश में आई तो वो फिर से चीखें मारनी शुरू कर दी, क्योंकि उसके सर के ऊपर से जितने उसके घने खूबसूरत चमकीले लंबे लंबे जो उसके घुटनों तक काले स्याह बाल आते थे वो सारे गिर चुके थे। भाई, बाप, मां जो पहले ही परेशान थे कि एकदम से क्या हुआ, उसके बाल कैसे गिर गए, वो खुद भी नहीं जानती थी। जब उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई, उससे पूछा क्या हुआ तो उसने कहा पता नहीं, मैं नहाने के लिए गई थी और उसके बाद जब मैंने सर पे पानी डाला तो उसके बाद मेरे एक बालों का बहुत बड़ा गुच्छा मेरे हाथ में आ गया, मेरे मुंह से चीख निकली और मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं, मैं चीखें मार रही थी, मैं बेहोश हो गई। लेकिन उसके बाद नुसरा खामोश हो गई। मां, बाप, बहन, भाइयों ने उसको बहुत हौसला दिया, समझाया, बाल ही तो हैं, इसमें ऐसा क्या है, दोबारा उगाएंगे। गांव के हकीम से दवाई ली गई, किसी ने तेल बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कोई टोटका बताया, सारे टोटके आजमा लिए गए, लेकिन नुसरा पे बाल नहीं उगे। नुसरा सर से गंजी हो चुकी थी, अब वो गुमसुम सी हो गई थी, उसकी खूबसूरती बिल्कुल मांद पड़ गई थी। वो जो गहरे चमकीले काले स्याह बालों के साथ फिरती थी अब वो गंजी अजीब सी लगती थी। और उसकी वो कज़न बहुत खुश थी जिसने उस मशरूब में कुछ उसको ऐसा मिला के पिलाया था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। अब वो इस बात पे खुश थी कि वो उसका अब प्यार उसको मिल जाएगा। वो लड़का जो नुसरा से प्यार करता है अब ऐसी हालत में नुसरा को देखेगा तो उसको ठुकरा देगा और वो उसको कह देगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन उस वक्त उसकी उम्मीद पे पानी फिर गया जब उस लड़के ने कहा मैंने देखा है नुसरा को, उसके गंजे सर को, मैंने उसकी वजूद से नहीं उसकी रूह से प्यार की है, मैं अब भी उससे प्यार करता हूं, मैं उससे अब भी शादी करना चाहता हूं। तो उसके तन बदन में फिर से आग लग गई। उसने कहा इतना होने के बावजूद भी उससे प्यार करता है। तो उसने फैसला किया कि देखो अब मैं क्या करती हूं। नुसरा बिस्तर पे लेटी हर वक्त खामोश आसमान को, छत को तकती रहती, बहुत कम बोलती थी। जो कुछ खाने के लिए माँ उसको खिला देती चुप करके वो खा लेती या माँ उसको अपने हाथों से खिलाती, वो लेटी रहती। पूरी कोशिश की जा रही थी वो जिंदगी में लौट आए, सूख के कांटा होती जा रही थी और खामोश। वहीं पे उसी कज़न ने आके उसके माँ बाप से कहा मुझे एक बाबा जी ने अमल बताया है। वो अमल ये है कि एक काले स्याह सांप को मारा जाए जो जहरीला सांप हो, और मारने के बाद जिस जगह पे उसकी चारपाई है उसी चारपाई के नीचे गड्ढा खोद कर उस सांप को दफना के उसके ऊपर जो मिट्टी डाली जाए उसके अंदर सरसों को उगाया जाए। उस सरसों के अंदर से जो पौधा निकलेगा वो सरसों का पौधा होगा। जब वो बड़ा न हो तो उसका
तेल निकाल के उसका तेल इसके अगर सर में लगाया जाए तो इसके बाल उग सकते हैं। घर वाले पहले ही हर जगह से इलाज करवा रहे थे, कोई टोटका बताता, कोई हकीम बताता, कोई आमिल का बताता, जो जो कह रहे थे वो करते जा रहे थे। उसने जब इतनी गारंटी के साथ कहा तो वो तैयार हो गए। एक काले स्याह सांप को ढूंढा गया, जहरीला था, उसको मार के उसी जगह पे जहाँ पे नुसरा की चारपाई पड़ी होती उसको नीचे गड्ढा खोद के उसको दफना दिया गया। और जो जो तरीका बताया गया, कुछ तावीज़ भी दिए गए, वो तावीज़ भी उसके अंदर दफना के मट्टी के अंदर सरसों का बूटा लगा दिया गया ताकि सरसों का तेल निकाला जा सके। और कुछ अरसे बाद मुसलसल वहीं पे उसकी चारपाई को डाला जाता और आखिरकार सरसों उग आया। उस सरसों के अंदर से उन्होंने तेल निकाला और वो तेल जैसे ही नुसरा के सर को लगाया गया तो सब घर वाले देख के हैरान रह गए कि वाकई नुसरा के थोड़े थोड़े बाल निकलना शुरू हो गए। अब घर वाले इस बात पे हैरान थे कि ये तो तेल काम कर रहा है। उन्हें सुबह शाम उसके सर में वो थोड़ा थोड़ा तेल लगाना शुरू कर दिया। और वो लड़की जिस आमिल बाबा से वो तावीज़ लेके आई, वो और कुछ तावीज़ लेके आती, वो तावीज़ उस तेल के अंदर डबो डबो के उसके सर के ऊपर लगाए जाते। और देखते ही देखते थोड़े ही अरसे में उसके सर में इतने घने बाल उगना शुरू हो गए कि देखते ही देखते उसका सर बालों से भर गया और उसकी खूबसूरती पहले की तरह वापस लौट आई। सब बहुत खुश थे, नुसरा भी जिंदगी की तरफ वापस लौट रही थी। उसके बाल उगना शुरू हो गए थे, उसकी खूबसूरती वापस लौट रही थी। देखते ही देखते उसके बाल इतने लंबे होना शुरू हो गए कि सब हैरान थे। और ये सारा क्रेडिट उसी कज़न को जाता था जिसकी आमिल की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सब गांव वाले लरज कर रह गए। अब नुसरा के सर के बाल इतने लंबे हो चुके थे कि पहले से भी ज्यादा घने और लंबे बाल। अब वो बिल्कुल जिंदगी में वापस लौट आई थी, उसी तरह बात करती, खुद से चलती फिरती, सेहत बेहतर हो गई थी। एक दिन फिर से वो अपने बालों को धोने के लिए, नहाने के लिए उसी तरह गई। जैसे ही उसने सर के ऊपर पानी डाला और पानी डालते ही जो सर के बाल थे, जितने लंबे थे, घुटनों तक आ रहे थे, वहीं से दो मुंह होना शुरू हो गए। उनके दो मुंह निकलने शुरू हो गए। और ना सिर्फ बालों के दो मुंह निकलने शुरू हुए बल्कि उसी हालत में कपड़ों के बगैर वो चीखती चिल्लाती भागती हुई बाहर आ गई। मां ने भाग के उसके वजूद को कपड़े से लपेट दिया क्योंकि बेटी को देखते ही मां की भी चीखें निकलना शुरू हो गई। मां बेटी ऐसी चीखें मार रही थी कि गांव के लोग इकट्ठे शुरू हो गए, औरतें आना शुरू हो गई, मर्द आने शुरू हो गए, सब इकट्ठे शुरू हो गए। सब इसलिए इकट्ठे हो गए थे, घर में कोहराम मच चुका था। उसके बाल बिल्कुल सांपों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। वो जो दो मुंह बाल बने थे वहां पे सांपों के सर निकल आए थे। उसके पूरे बाल नहीं थे, वहां पे समझे सांप ही सांप थे। वो खुद से लट्ठे बन गई थी, ऐसी जैसे सांप होते हैं। जैसे अमेरिका और मुख्तलिफ कंट्री में काले एक बाल बनाते हैं, सारे बालों को लट्ठे बना लेते हैं। मतलब गुत्थ तो एक ही होती है ना जो पीछे बनाई जाती है, मुख्तलिफ लट्ठे बनाई जाती हैं। ऐसे लट्ठे सी उसकी बन गई और वो सारे सांप बन गए। नीचे से उनके सांपों की तरह मुंह थे और वो काले स्याह उसी तरह के सांप थे जिस तरह का काला स्याह मार के सांप उसकी चारपाई के नीचे दफनाया गया था और सरसों को उगाया गया था। वैसे वो सारे काले सांप बन गए और उन्हीं काले स्याह सांपों ने उसी लड़की को डसना शुरू कर दिया, उसको काटना शुरू कर दिया। वो जहर नहीं उसके वजूद के अंदर डाल रहे थे, वो अपने दांत बड़े बड़े उसके जिस्म के अंदर गाड़ देते और उसके बाद जोर से मुंह को दबाते तो वो दर्द से चीखती। पूरे वजूद पे सांप ही सांप उसको काट रहे थे। जब एक लड़की को इतनी तकलीफ हो रही थी कि सारे गांव वाले कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर पा सकते थे कि एक बालों ने सांपों की शक्ल इख्तियार कर रही थी और उसके पूरे वजूद को जो काट रहे थे, वो लड़की कहां बच सकती थी। देखते ही देखते वो जमीन पे गिरी और तड़पते हुए मर गई। और जब तक मुझे पता लगा और मैं पहुंचा तो वो उस वक्त तक
मर चुकी थी। मैंने वहां पे खड़े होकर पढ़ाई की तो मुझे मालूम हो गया कि उसके साथ काला जादू किया गया था और वो लड़की भी वहीं पे मौजूद थी। उसके मां बाप कोमा में चले गए थे, बेहोश हो गए थे। उसके भाई धाड़े मार के रो रहे थे, सब परेशान थे और वो लड़का जो उससे प्यार करता था वो भी वहां पे आ गया। और मैंने जब उस लड़की को देखा तो मैंने उसको देखते ही कह दिया, तूने किया है ना ये सब कुछ। बस एक बात याद रख, कुदरत का इंतकाम बहुत भयानक होता है, तुझे बहुत इसकी सजा मिलेगी। उसके भाई जो रो रहे थे, तड़प रहे थे, भागते हुए गए और उस लड़की को दबोच लिया कि बता तूने क्या किया है मेरी बहन के साथ। वो इतनी डर गई कि वो खुद ब खुद बोलना शुरू हो गई। मैंने जब कहा तूने किया है ना, तो वो इतनी खौफजदा हो गई कि मेरी चोरी पकड़ी गई। मेरी एक जो ताकत है, इल्म है, उसी की रोशनी पे वो सच बोलने पे मजबूर हो गई और उसने अपने मुंह से सबके सामने कह दिया, हाँ मैं जलन में, मैं हसद में इस हद तक आगे गई थी कि मैंने इसके ऊपर काला जादू करवाया, मैंने इसके बाल गिरवाए थे और अब मैंने ही इसको मारने के लिए अब किया था। खुदा की करनी कि वही नौजवान जो नुसरत से शादी करना चाहता था, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो भी वहीं मौजूद था। वो आगे बढ़ा और उसने वहीं पे उसी लड़की को कत्ल कर दिया। किसी को समझने का मौका ही ना मिला। वो इतनी तेजी से आगे आया कि उसको पता लगा उसके प्यार को उसने इसलिए मारा है कि वो उससे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है और वो उससे हसद करती थी, इसलिए उसने उसको मार डाला कि मैं उससे शादी ना कर सकूं। ये सुन के उस लड़के के अंदर इतना गुस्सा आया, उसने उसको मार डाला। और जो मर जाते हैं उनको तो कब्र के हवाले किया जाता है, लेकिन जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। वो ऐसा जहरीला जादू था कि मरने के बाद भी जब उसको दफनाने के लिए वहां पे पहुंचे तो उसकी कब्र वही नॉर्मल कब्र खोदी गई थी, लेकिन कब्र उसकी बड़ी हो गई थी उस जादू की वजह से। जो तुमने सवाल किया ना, वो कब्र क्यों इतनी बड़ी हो गई थी, उस जादू की वजह से बड़ी हो गई थी। लेकिन अब परेशानी की बात नहीं है, बंद कर दिया है। थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मुझे कुछ करना है, वापस आके वो जादू भी खत्म हो जाएगा। मैंने एकदम से हैरान होकर पूछा, लेकिन आपने मुझे क्यों रोका और मुझे क्यों रोक कर आपने ये सारी बात बताई? तो उन्होंने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और बोले, अभी इसका जवाब नहीं है मेरे पास, तुम्हें इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। कैसे कैसे मिलेगा मुझे जवाब, आप मुझे बताएंगे? तो मुस्कुराए और बोले, थोड़ा सा इंतजार करो। और मेरे साथ चलते चलते बोले, बस तुम्हारा गांव सामने आने वाला है, तुम्हें मैं यहां छोड़ने के लिए आया था, अब तुम जा सकते हो। उन्होंने मुझे छोड़ा और मैं गांव पहुंच गया। ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात सिर्फ मुझे पता है। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी को ये बात कैसे बताता, इसलिए तुम्हें आज ये बात बता दी। ये मेरा बहुत बड़ा राज था जो मैंने किसी को नहीं बताया। वो अजीब व गरीब सा वाकया मेरी जिंदगी में हुआ था, मैं नहीं जानता वो क्या था। जंजान जो मेरी बात सुन रहा था वो बोला, बहुत ही अजीब व गरीब वाकया सुनाया है यार तुमने, मुझे तो हिला कर रख दिया। ये कैसा अजीब व गरीब वाकया था? मैंने तो तुमसे शहर जाने की बात पूछी थी, तुमने बताया ऐसी गाड़ियां होती हैं, ऐसी ये होता है, वहां होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन ये कैसा अजीब सा भयानक सा वाकया था, मैं तो डर कर रह गया हूं। कुछ दिनों के बाद जंजान ने मोहन से कहा, मोहन क्या कभी तुम्हारे दिल में आई है कि हम जंगल के उस घने हिस्से की तरफ जाएं और वहां जाके देखें वो हिस्सा कैसा है? मोहन बोला, सच पूछो तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। हां, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जंगल के उस घने हिस्से की तरफ जाऊं, उसको देख कर आऊं, लेकिन जानते हो ना वहां पे जंगली जानवर भी हैं, वहां पे जहरीले सांप भी हैं और पता नहीं क्या क्या है, मैं वहां नहीं जा सकता। तो वो बोला, तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम जानते हो मुझे डर नहीं लगता, ना जंगली जानवरों से ना सांपों से। और रह गई सांपों की बात, तुमने कहा था ना तुम भी देखना चाहते हो, तो हाँ, कोई सांप अगर सामने आ गए तो तुम देख लेना मैं कैसे उनको भगाता हूं, क्या पढ़ता हूं कि मेरे पढ़ने की वजह से वो वहां से चले जाते। अच्छा, तुम कोई कुछ पढ़ते हो? हाँ, मैं एक मंत्र पढ़ता हूं। यार जंजान, मुझे भी ये मंत्र सिखाओ ना कि मैं ये मंत्र पढ़ूं और सांप वापस चले जाएं। तो बोला, क्यों नहीं, घने जंगल में चलते हैं, कोई सांप आया तो मैं जरूर वो मंत्र पढ़ूंगा और तुम्हें सिखा भी दूंगा, पहले तुम्हें दिखाऊंगा, और अगर कोई जानवर भी आ गया तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
तो कब चलना है? उसने कहा कल ही हम चलेंगे जंगल के उस घने हिस्से की तरफ। अगले दिन वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। अब सिर्फ एक चीज थी, मोहन जब भी उसको अपने घर बुलाता था, जंजान पहले उसके घर आराम से आ जाता, उसकी बहन उसको खाना खिलाती, दूध पिलाती, लेकिन अब वो काफी अरसे से महसूस कर रहा था जंजान उसके घर आने से कतरा रहा है। वो उसको बुलाता, उसकी निगाहें वैसे भी झुकी होती थी, वो किसी लड़की की तरफ नहीं देखता था। मोहन की बहन शानो तो वैसे ही बहुत हसीन और जमील थी, लेकिन उसने जंजान की आंखों में देख लिया था ऐसी शर्म और हया थी कि वो जब भी उसके घर आता तो अपनी आंखें नीचे किए रहता। वो शानो को एक निगाह भी नहीं देखता था। जानता था गांव के कई लड़के शानो को अजीब निगाहों से देखते हैं, लेकिन उसका दोस्त कभी भी शानो को नहीं देखता था। लेकिन कुछ दिनों से महसूस कर रहा था वो शानो की वैसे कतरा रहा है, जैसे शर्म और हया आड़े आ जाती है कि एक दोस्त है, मैं उसके घर जाता हूं। तो अब वो बाहर ही उसको आवाज देता और वो कहता अंदर आ जाना, तो वो कहता नहीं बस आ जा। अब उसके घर आने से भी कतराता था, तो इसलिए उसके दिल में जंजान की और इज्जत बढ़ गई थी। उसकी शर्म व हया देख के, उसके अदब व आदाब देख के, उसकी झुकी हुई निगाहें देख के उसकी दिल से इज्जत करता था, उसका बेहतरीन दोस्त था। वो दोनों उस दिन जंगल के अंदर रवाना हो गए। जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए होता है। जहां जंगली जानवर होते हैं वहां पत्तों की वो सरसराहट जो कई सालों से नीचे गिरने की वजह से इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जो खुश्क पत्ते कोई साफ करने वाला भी नहीं होता, तो एक ढेरी सी लगी होती है पत्तों की कि आप उन पत्तों के ऊपर पांव रखें तो आपका पांव उन पत्तों के ऊपर जैसे ही पड़ता है एक चरचराहट की आवाज़ आती है। वो पत्ते जो कई सालों से नीचे पड़े सूख चुके होते हैं, वो सूखे होने की वजह से चरचराते हैं, टूटते हैं और आपका पाँव नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है, क्योंकि एक पत्तों की तह बन चुकी होती है। तो आप उस तह के ऊपर पाँव रखते हैं तो पाँव धंस सा जाता है, पत्ते टूटते हैं, फिर ज़मीन को जाके पाँव लगता है। ऐसे ही शोर पैदा करते हुए वो जंगल के आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे। अब जंगल का वो हिस्सा शुरू हो चुका था जहां पे दरख्त इतने ज्यादा घने थे कि सूरज की किरणें अगर नीचे पहुंचने की कोशिश भी करती तो ऊपर इस अंदाज में दरख्तों के पत्तों ने एक दूसरे से सर को जोड़ रखा था कि नीचे जमीन तक उस सूरज की रोशनी को नहीं पहुंचने दे रही थी। दिन की रोशनी में भी वहां पे अच्छा खासा अंधेरा हो रहा था। चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से की तरफ आ गए जहां पे कई काले स्याह सांप सामने पड़े हुए थे, और जैसे ही उन सांपों ने पत्तों की सरसराहट को सुना तो वो अलर्ट से हो गए। और उसी वक्त मोहन की निगाह सांपों की तरफ पड़ी तो वो सांप जो नीचे पड़े हुए थे, कोई रेंग रहे थे, एकदम से फुंकारते हुए उठकर बैठ गए और वो घबरा गया। उसने इतने ज्यादा सांप इकट्ठे कभी नहीं देखे थे, और इससे पहले कि वो पीछे की तरफ मुड़ता कि उसको एकदम से महसूस हुआ, पीछे की तरफ देखा तो वो चारों तरफ से उन सांपों ने उनको घेर रखा था। उसी वक्त जंजान की आवाज आई, हिलना मत, यहीं पे रहो, अपनी जगह से हरकत मत करना। वो लरस सा गया। गांव वालों ने तो बताया था कि 2 सांप आए थे, उसने कोई मंत्र पढ़ा था या जो कुछ किया था वो चले गए थे। ये तो बहुत ज्यादा थे जिन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था, इंतहाई जहरीले काले स्याह सांप। तभी उसने अजीब सी मदद वाली निगाहों से जंजान की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में सवाल कर रहा हो, मेरे दोस्त बचा लेगा ना, तेरे पास कोई मंत्र है ना। तो उसकी इंतहाई खूबसूरत आंखें, जिसमें कभी भी वो देखता तो ज़्यादा देर अपनी आंखों को वहाँ पे टिका कर नहीं रख सकता था, आंखें झुका लेता था। उन्हीं आंखों की तरफ देखते हुए उसी आंखों में से आवाज़ आई, हाँ मुझ पे एतमाद करो। और वहीं उसने हाथ में पकड़ा हुआ जो एक डंडा था, दोनों हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था, उसने अपना डंडा ऐसे ऊपर की तरफ किया, आंखें बंद की और कुछ पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने के बाद उस डंडे को गोल गोल हिलाना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे डंडे को हिलाता गया, वो सांप जो फुंकार रहे थे ज़मीन पे इस अंदाज में बैठे हुए थे कि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें डस लेंगे, वो एकदम से जैसे ही डंडा उसने हिलाना शुरू किया, वो सांप नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गए और तेज़ी के साथ ऐसे मुड़े कि रेंगते हुए यूं चले गए जैसे कोई एक भी सांप ना हो। और वह हैरान हो गया, वो वाकई सांप वहां से जा चुके थे।
अपने दोस्त को देख के बोला, जंजान वाकई वो चले गए हैं, तेरा मंत्र काम कर गया यार, सारे सांप चले गए हैं। बोला, हाँ कहा था ना, घबराओ मत, आओ मेरे साथ। वो कुछ आगे बढ़े तो उससे बोला, हम बहुत आगे आ गए हैं, इतने घने हिस्से में आ गए हैं कि अगर आप वापस ना गए तो रात हो जाए। अभी भी अगर हम घर की तरफ वापस जाएं तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। मेरे ख्याल में हमें वापस मुड़ना चाहिए। जंजान बोला, नहीं दोस्त, आज रात हम इसी जंगल में गुजारेंगे। तुमने मेरे मंत्र को देख लिया है ना, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। एक सांप क्या, कोई जंगली जानवर भी आ जाए तो घबराओ मत, मैं हूं ना। लेकिन आज मैं तुम्हें इस जंगल के कुछ नज़ारे दिखाऊंगा। आज इस जंगल के क्या राज होते हैं, उन राजों से पर्दा हटाऊंगा, आओ मेरे साथ। वो दोनों फिर से आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। जहां उसको डर था वहीं उसको अपने दोस्त पर एतमाद भी था। उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद इसलिए भी करता था, वो देख चुका था वो कैसे उसकी बहन का एहतराम करता है, वो कैसे गांव की लड़कियों को देखते ही अपनी निगाहों को झुका लेता है, कैसे किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो बढ़ चढ़ के मदद करता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ था, गांव में किसी को कोई मदद की ज़रूरत पड़ गई थी तो भाग के सबसे पहले मदद करने वालों में आगे आगे जंजान होता था। इसलिए उसको अपने दोस्त पे पूरा एतमाद था। वो दोनों चलते चलते जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां पे आगे पहाड़ नजर आ रहे थे, जो बहुत ज्यादा ऊंचे तो नहीं थे लेकिन पत्थरों के बने हुए पहाड़ थे। वो हैरान हो गया कि जंगल के अंदर पहाड़ भी है। उसने कहा, हाँ यहां कुछ पहाड़ भी हैं। और वो दोनों चलते हुए जब पहाड़ों के करीब पहुंचे तो एक बहुत बड़ी गार नजर आई, और उस गार के अंदर ऐसी एक रोशनी बाहर निकल रही थी जैसे लगता था वो कोई लंबी सी गार है और अंदर कुछ ऐसा जल रहा है जिसकी रोशनी बाहर तक आ रही है। मोहन बोला, ये कैसा गार है, क्या चमक रहा है इसके अंदर जो बाहर रोशनी आ रही है। उसने कहा, आओ मेरे साथ। उस गार के अंदर जब दाखिल हुए तो उस गार की छत के ऊपर चिमगादड़े ही चिमगादड़े थी। नीचे वो डर डर के पांव रख रहा था कि नीचे पांव के नीचे कोई सांप वगैरह ना आए। उस रोशनी की वजह जिससे जो कहां से आ रही थी, जिसने उस गार को रोशन कर रखा था, लेकिन रास्ता कलिया नजर आ रहा था। वो दोनों चलते चलते आगे एक उल्टे हाथ को वो गार मुड़ रहा था, और जैसे ही वो मुड़ने लगे तभी उसने देखा उस गार का वो कोना जहां से वो उल्टा मुड़ने लगे थे, उसी कोने पे दीवार के ऊपर एक रोशनी है। एक ऐसी रोशनी, ना वो किसी बल्ब की रोशनी है, ना वो किसी दिए की रोशनी है, ना वो किसी लालटेन की रोशनी है। एक गोल गोल दायरा सा है, एक ऐसा गोल दायरा जैसे उस दीवार के साथ चिपका हुआ एक गोल दायरा है, और वो रोशनी का गोल दायरा है। जैसे एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल को अगर बांध के छत के साथ लटका दिया जाए और उसको जला दिया जाए तो उसके अंदर से जो रोशनी निकलेगी, आग से नहीं, रोशनियां लगा के, या एक शीशे का ग्लोब हो बड़ा सा और उसको लटकाया हो, और जैसे उसका बटन ऑन किया जाएगा तो उस ग्लोब में से बेइंतहा रोशनी निकलेगी। ऐसी ही एक ग्लोब टाइप सा था, फुटबॉल टाइप सा था, जो काफ़ी बड़ा था। वो दीवार के साथ चिपका हुआ था इस अंदाज में कि जैसे बॉल को, फुटबॉल को आप दीवार के साथ लगा दें, एक हिस्सा दीवार के साथ टच होगा, बाकी बाहर निकला होगा। तो वो भी रोशनी का एक गोला सा था जो हल्का सा दीवार के साथ टच था और बाकी दीवार से आगे निकला हुआ था, और उसके अंदर रोशनी इस तरह फूट रही थी कि कितनी दूर तक दीवार को उसने रोशन किया हुआ था। उस रोशनी को देख के हैरान रह गया, ये कैसी अजीबोगरीब रोशनी है, और वो एकदम से चौंक गया और जंजान से बोला, ये क्या है। उसने कहा, आओ मेरे साथ। वो दोनों और आगे की तरफ चल पड़े। इसी तरह एक लंबा सा गार जा रहा था। जाते हुए फिर वो एक सीधे हाथ को जैसे मुड़ने लगे तो वहां पे फिर उसी तरह की एक फुटबॉल की तरह एक रोशनी सी जो दीवार के साथ टच थी, पूरी गार को रोशन कर रही थी, वहां पे भी लगी हुई थी। इसी तरह वो मुख्तलिफ गार में से लेफ्ट राइट मुड़ते रहे और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। और आगे जैसे ही वो एक जगह पे मुड़े तो उसके सामने एक खुला सा बहुत बड़ा मैदान नजर आ गया। यानी उन गारों से गुजरने के बाद एक ऐसे गार के सिरे पे आके पहुंचे थे जिस सिरे पे खुला मैदान था, और वो एक ऐसा खुला मैदान था जिसकी मट्टी ऐसे चमक रही थी जैसे सोने की मट्टी हो।
गोल्ड की बनी हो, लेकिन वो मट्टी थी, मट्टी गोल्ड की तरह चमक रही थी। वो देख के एकदम हैरान रह गया। उस जगह पे जो दरख्त लगे हुए थे वो जंगल के दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनके पत्ते खजूर के पत्तों से मिलते जुलते थे, लेकिन खजूर के पत्ते नहीं थे। वो इस तरह के दरख्त थे, नीचे से बिल्कुल गोल थे और ऊपर से जैसे एक बड़ा सा फूल होता है, इसी फूल की तरह गोल सा उस दरख्त का हिस्सा होता था। और उसके पत्ते खजूर के लंबे लंबे जो पत्ते होते हैं उसी तरह का एक फूल बना हुआ था। खजूर के लंबे लंबे पत्तों की तरह का फूल, लेकिन वो खजूर का नहीं था, वो भी सोने की तरह चमक रहा था। आगे जो रंग बिरंगे फूल और इस तरह के दरख्त बने हुए थे वो इंतहाई अजीबो गरीब से थे, इतने खूबसूरत, ऐसे जो उससे पहले उसने जिंदगी में नहीं देखे थे। वो हैरान रह गया कि ये क्या मंजर है। कि उसी वक्त उसने देखा कई सांप जो हजारों की तादाद में से थे, ऊपर नीचे जमीन के अंदर से इधर उधर से इतनी तेजी से इकट्ठा होना शुरू हो गए कि वो एकदम घबरा गया। ऐसा लगता था जैसे काले स्याह सांपों का सैलाब आ गया हो। वो पूरी जमीन जो सोने की तरह रंग था, जिसका चमक रही थी, काली स्याह हो गई, सांपों से भर गई। इतनी तेजी से इधर उधर से सांप आने शुरू हो गए कि वो हैरान रह गया कि ये क्या है। कुछ देर पहले जंगल में जो सांप मिले थे तो वो तो शायद 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, ये तो हजारों में थे, लाखों में थे। और वो इतना बड़ा मैदान, जहां जहां तक निगाह जा रही थी सांप ही सांप थे। एक मखसूस एरिया जहां पे वो खड़े थे, सिर्फ वो एक हिस्से से आगे नहीं आए थे, यूं कह लीजिए 8 से 10 कदम का फासला। उस गार से निकलते ही वो जैसे खड़े हुए तो उस गार के दहाने से लेके 10 कदम तक आप पैदल चल के जाएं तो इतनी ज़मीन अभी भी मट्टी से भरी पड़ी थी, एक सोने की तरह की मट्टी। और आगे सांप ही सांप थे, ताहद निगाह जहां तक निगाह जाती थी वो सांप भरे हुए थे, काले स्याह, और सारे फन फैलाए बैठे थे। इसने जैसे ही देखा, इसको डर तो लगा, लेकिन जानता था दोस्त कोई मंत्र जानता है जो इससे सीखना भी है, इससे पूछना भी है, ये इनको सवाल लेगा। और तभी उन सांपों ने एकदम से इस अंदाज में सर को नीचे झुका और ऊपर किया जैसे उन्होंने सलाम किया हो। वो सब के सब इकट्ठे ही एकदम से पूरे सर को ऐसे नीचे झुका के फिर से सीधे हुए, और यहाँ पे खड़े हुए जंजान ने भी अपने सर को ऐसे नीचे झुकाया और सीधा किया और अपने हाथ के इशारे से कहा, सबको मेरा सलाम हो। और उसी वक्त एक हसीनो जमील लड़की, जिसने आधे कपड़े पहन रखे थे, अपने आज़ाद तो ढांप रखे थे, उसका पेट, उसकी टांगें नज़र आ रही थी, उसके बाजू खुले थे, उसने सीना और अपने आज़ाद ढांके हुए थे। वो एक मखसूस इंतहाई खूबसूरत सा, नफीस सा जिस्म को ढांपे हुए एक छोटा सा लिबास पहने हुए चलती हुई आई। उसने सर पे ताज की तरह का एक ताज पहन रखा था, और उस ताज, वो सोने का बना हुआ ताज था, उसमें हीरे लगे हुए थे, और उस ताज के ऊपर एक सांप बना हुआ था। वो अपने हाथ में 2 गिलास पकड़े हुए आई और कहा, जंजान, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आखिर अपने दोस्त को साथ ले ही आए। और वो उसने गिलास दोनों को पेश कर दिए। जंजान ने गिलास पकड़े, एक गिलास दोस्त को दिया। मोहन ने भी गिलास पकड़ा और उसने जब देखा तो उसके अंदर दूध भरा हुआ था। वो समझ गया जैसे हम लोग मेहमानों की तवाज़ो दूध से करते हैं, दूध से तवाज़ो की गई थी। जब उसने दूध पिया तो वो हैरान रह गया, इतना मीठा, इतना ज़बरदस्त दूध उसने ज़िंदगी में पिया ही नहीं था। सारे अदबो अदाब को भूल के वो ऐसे घटक 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 करके एकदम से सारा गिलास पी गया कि कितना मज़ेदार था कि हाथ रोक ही ना सका। और इस अंदाज में दूध को पीते हुए देख के जंजान बोला, लगता है तुम्हें और दूध भी चाहिए। तो उसने गर्दन हिला दी तो उस लड़की ने ऐसे ताली बजाई। 2 लड़कियां और कुछ गिलास लेके आईं, ट्रे में पकड़े हुए थे, और उन्होंने गिलास आगे किया। उसने एक गिलास उठाया और जल्दी से फिर एक गिलास पी गया। अब उसको होश आया कि ये लड़की कौन है, ये क्या है। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा जैसे पूछना चाह रहा हो ये सारा क्या मंजर है। तो वो लड़की बोल पड़ी, ये सब मिलने आए हैं। तो जंजान ने कहा, मैंने सबको आदाब बजा लाया हूं, इनको जाने दो। तो लड़की मुड़ी और ऐसे हाथ का इशारा किया जैसे कह रही हो जाओ, और सारे सांप वहां से वापस मुड़ गए जैसे आए थे। उस लड़की ने सर से लेके पांव तक ऐसे मोहन को देखा, और उसकी आंखों में एक मोहब्बत सी थी, उसकी आंखों में एक चमक सी थी। और तभी वो उस वक्त बोली, जंजान,
आखिर मोहब्बत के हाथों मजबूर होके अपने दोस्त को भी साथ ले आए, लेकिन अपनी मोहब्बत को साथ नहीं ले आए। जिस मोहब्बत के हाथों मजबूर होके इंसानों में रहने के लिए गए थे, अपनी मोहब्बत को भी तो साथ लेके आते। तो एकदम जंजान ने सर नीचे कर लिया और वो लड़की बोली, मोहन, मेरा नाम रोशिया है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं? मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूं और यह जंजान शानों से प्यार करता है। जैसे ही मोहन ने यह जुमला सुना, उसके कानों में एकदम से धमाके से हुए, शानों? कौन शानों? तो वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी बहन शानों। तुम्हारी बहन शानों से प्यार करता है। जंजान, तुमने इसको अपने बारे में बताया कुछ भी नहीं। तभी जंजान ने गर्दन को ऊपर उठाया और कहा, मोहन, मैं इन सांपों के कबीले से हूं। हकीकत में हम सब जिन्नात हैं और सांपों का रूप धार कर रखते हैं। हमारे कबीले का सबसे फेवरेट रूप सांप है, इसलिए हम सांपों के रूप में होते हैं। मैं भी एक जिन ज़ादा हूं और एक सांप ज़ादा हूं। मैं भी सांप के रूप में उसी गांव में पहुंचा था। रोशिया भी मेरे साथ थी। मैंने और रोशिया ने तुम्हें और तुम्हारी बहन को इकट्ठे देखा था। मैंने शानों को देखा तो उस पर दिल हार बैठा, और रोशिया ने तुम्हें देखा तो तुम पे दिल हार बैठी। कबीले के बहुत असूल हैं, सख्त असूल। मैं एक लड़का था, शायद उन असूलों को तोड़ने में मैं कामयाब हो गया और इंसान का रूप धार के मैं उसी बस्ती में जाकर आबाद हो गया। रोशीला एक लड़की थी, वो वहां नहीं जा सकती थी। हमें इंसान का रूप धारने की इजाजत है, या सांप का रूप हम धारते हैं। अब रोशीला सांप के रूप में तो आती रही। जब भी हम दोनों बैठे बातें कर रहे होते थे तो अक्सर रोशीला सांप का रूप धार के आती थी, सांपनी बन के आती थी, और ये तुम्हें देखती रहती थी क्योंकि तुमसे प्यार कर बैठी थी। और क्योंकि मैं एक इंसान के रूप में आ गया था, मैं शानों को देखने के लिए आता था। लेकिन हमें अपने असूलों को तोड़ना नहीं होता। हम ज्यादा दूर इंसानों में नहीं रह सकते। मुझे इंसान हमेशा से बहुत पसंद है। मैं एक जिन ज़्यादा हूं, लेकिन इंसान हमेशा मुझे अच्छे लगते हैं। रुशीला को भी इंसान बहुत पसंद है और तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी एक झलक देखते ही रुशीला तुम पे दिल हार बैठी थी और मैं तुम्हारी बहन पे। लेकिन हम शादी नहीं कर सकते। मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि मैं शानों से शादी करूं और रुशीला यही चाहती है ये तुमसे शादी करे, लेकिन हमारा कबीला ये हमें कभी इजाज़त नहीं देगा। इसकी हमें शदीद सख्त तरीन सज़ा मिलेगी और मैं नहीं चाहता मेरे इस अमल पे सिर्फ मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, रुशीला को भी सज़ा मिलेगी। तो मैंने आज फैसला किया अपने कबीले वापस आने का और तुम्हें साथ लेके आया हूं, तुम्हें एक राज दिखा सकूं। तो मुझसे अक्सर पूछते थे ना, तुम्हारी आंखों में देखूं तो क्या होता है। वो इसलिए ये एक इंसान की नहीं, जिन्नात की आंखें थीं जिसमें तुम ज़्यादा देर नहीं देख सकते थे। और जो तुमने उस बुजुर्ग का किस्सा सुनाया था मुझे, जिसने तुम्हें कहा था कि कुछ राज हैं जो वक्त आने पे पता लगेंगे, तो वो देख चुका था, इस बात को देख चुका था कि तुम्हारी हमसे मुलाकात होनी है। उसके बाद बहुत इल्म था, उसने बहुत सारी बातें तुम्हें कम बताई हैं। जितना तुम हजम कर सकते उतना उसने तुम्हें बताया है, उससे ज़्यादा नहीं बताया। वो भी एक इल्म वाला था, वो एक हकीकत में इंसान था, लेकिन बहुत पहुंचा हुआ इंसान। हो सकता है वो तुमसे ज़िंदगी में दोबारा भी मिले। उसने तुम्हारी आंखों को पढ़ लिया था और उस आने वाले वक्त को भी भांप गया था कि तुम पे कोई जिन्नी आशिक होगी। तभी वो तुमसे बातें करते करते तुम्हें अपने साथ लेके आया था। और जब हम दोनों तुम पे आशिक हो गए और हमने अपनी शादी का इजहार किया, तो उसी वक्त ही हमें बता दिया गया था उस बुजुर्ग की बात को कि उसने मोहन को वो पढ़ लिया था। तभी वो मोहन को छोड़ने आया था और उसने कह दिया था ये मत करना, ये गांव का अच्छा लड़का है और गांव की इसकी बहन भी बहुत अच्छी लड़की है। तो कुछ बातें हम भी तुम्हें नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हैं वो बहुत सी कुछ पहले से जानता था। और जो तुमने उससे सवाल पूछा था
कि मुझे कैसे पता लगेगा अगली बात, तो उसने कहा था खुद पता लग जाएगा, तो मैंने ही तुम्हें बतानी थी। आज हम आखिरी दफ़ा मिल रहे हैं। मुझे पता है तुम्हारी बहुत सारी बातें जो तुम्हारे दिमाग में होती थी मैं पहले से जान लेता था। तुम मुझसे कहते थे ना मुझसे बातें करो, और मैं गोल मोल सी बातें करता था, इसलिए मुझे तुम्हारा बोलना ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए मैं तुम्हें सुनता था। वरना बातें मेरे पास भी बहुत थी, मेरे पास तो तुमसे ज़्यादा राज थे। तुम बहुत अच्छे हो, सच्ची बात यह है मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। मेरे बस में होता, ये मेरी कज़न है, ये भी जिन्नात के सरदारों में से है। जैसे मैं सरदारों का बेटा हूँ, ये भी सरदारों की बेटी है। हमें इजाज़त होती तो ये तुमसे शादी करती, और मुझे पता है तुम इसके हुस्न को देख के तुम भी इसको पसंद करने लगे हो, और मैं शानों से। लेकिन उन बुज़ुर्गों ने ही हमें कह दिया था, और हमारे बुज़ुर्गों तक ये बात पहले से ही पहुंचा दी थी। हमें बाद में पता लगा उन बुज़ुर्गों ने हमारे बुज़ुर्गों तक पहले बता दिया था कि तुम्हारे बच्चे इस तरह देखेंगे और किसी पे आशिक होंगे, इस रूल को मत तोड़ना। और जब हम आशिक हो गए तो हमारे वालिदैन ने हमें पहले बता दिया था, हमें पता था इस बात का। ऐसी कई राज होते हैं जो तुम इंसानों को बताए जाएं तो तुम्हें हजम नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें कम बताया जा रहा है। बस इतना। आज ही हमारी आखिरी मुलाकात है। ये मेरा कबीला है और मैं इस कबीले का सरदार हूं। एक सांप, एक जिन ज़्यादा, एक सांप ज़्यादा। दोस्त, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और रहेगी शानों की बात, मैं उससे प्यार ज़रूर करता था, लेकिन तुमने जितना मुझे प्यार दिया, मुझे इज्जत दी, मैं तुम्हारे घर आता था तो मेरी निगाहें झुकी होती थी, इसके बावजूद मैं उससे प्यार करता था, मैं अंदर नहीं आता था। इसलिए मैंने तुम्हारे घर से दूर रहना शुरू कर दिया था। जो मेरा दोस्त मुझे इतना इज्जत देता हो, प्यार देता हो, इसके बावजूद कि मैं उससे प्यार करता शानों से, लेकिन कभी भी मैंने आंख उठा के उसको फिर देखा नहीं था। फिर भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो दोस्त तो मुझे माफ़ करना। और रह गया मंत्र, तुमसे वादा किया था ना तुम्हें मंत्र सिखाऊंगा, तो सुन लो। जब भी सांप तुम्हारे करीब, जिंदगी में कभी भी सांप तुम्हारे करीब आएगा, तो एक चीज मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं। ये एक खास पत्थर है, इस पत्थर को अपने पास रखना। जब कभी भी सांप तुम्हारे करीब भी आएगा, ये पत्थर तुम्हारे करीब होगा, तुम्हारे पास होगा, तो वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये एक जिनजादे की, एक सांप की तरफ से तोहफा कबूल करो। और हां, अब क्योंकि ये राज खुल चुका है, इससे ज्यादा हमें भी इजाजत नहीं है। मैं चाहता था कुछ देर मैं तुम्हारे साथ यहां घूमता फिरता, लेकिन रुशीला ने आते ही राज खोल दिया तुम्हारे सामने और उसने बता दिया। इसलिए मुझे मजबूरन सारी चीज तुम्हें तफसील से बतानी पड़ी है, और जब सब कुछ मैंने तफसील से बता दिया है तो अब तुम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते। आओ मेरे दोस्त, मेरा हाथ पकड़ो। मोहन कहता है मैंने ना चाहते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया, और जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं, और जैसे ही मैंने आंखें खोली मैंने देखा मैं गांव में जंजान की उस झोंपड़ी के पास लेटा हुआ हूं। मेरे गांव के लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हैं और मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ है, क्या हुआ है। और मुझे काफी देर यकीन ना आया क्या हुआ है। और जब मैं अपने होशो हवास में वापस आया तो तब उसने गांव वालों को बताया कैसे वो उस जिनजादे, सांपजादे के साथ कहां गया था और कैसे उसको अपने कबीले में छोड़ा और वो उसको यहां वापस छोड़ गया है। और वो सब उससे पूछ रहे थे जंजान कहां है, तो वो बता रहा वो अपने कबीले में वापस चला गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। और उसके बाद जंजान कभी वापस नहीं आया। हाँ, उसने कहा था अगर कभी मैं या रुशीला आए भी सही तो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, तुम्हें महसूस भी नहीं होगा, लेकिन हम देख कर चले जाएंगे। उसके बाद वो आए, देख कर चले गए, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उस पत्थर को होश में आने के बाद उसने खोल के गांव वालों को दिखाया था, और गांव वालों को उस दिन यकीन आ गया जब गांव में एक सांप आया और उसने वो पत्थर दूर से ही अपने हाथ में पकड़ा था तो वो सांप भाग गया। और वो कहते हैं कि उस गांव में दोबारा किसी सांप ने किसी मर्द या औरत को डसा नहीं था उस पत्थर की वजह से। गांव वाले इंतजार करते रहे कि दोबारा कभी रुशीला और जंजान आए, लेकिन वो कभी भी नहीं आए। और ये कहानी जिन्होंने भेजी है वो कहते हैं हमारी दादी जब ये कहानी सुनाती थी तो ऐसे गुम हो जाती थी, ऐसे गुम हो जाती थी। हम उससे पूछते थे दादी फिर क्या हुआ, वो हमारी तरफ ऐसे देखती जैसे ख्यालों में गुम हो और कहती बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, और फिर वो चुप कर जाती।
आगे क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, सिवाय इसके कि एक जुमला बोलती, आगे बहुत कुछ हुआ, आगे बहुत कुछ हुआ, और वो खामोश हो जाती। तो कहते हैं ये हमारी अर्जुन ने, मेरे ख्याल में उनका नाम अर्जुन है, अर्जुन दिल्ली इंडिया से, कि हमारी दादी ने जो एक सच्ची कहानी अपने गांव की हमें सुनाई थी, ये आज उन्होंने हमारे साथ शेयर की और मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी।